हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ये टॉपिक बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है। इस वीडियो में हम भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के बाद किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, उन्होंने भारतीयों की शिक्षा के संबंध में किस प्रकार की नीति को अपनाया और साथ ही भारतीयों की शिक्षा किस भाषा में की जाए, इस पर हुआ आंग्ल प्राच्य विवाद। और इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के भारतीयों को शिक्षित करने के पीछे क्या निहित उद्देश्य थे, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में जो प्रयास किए उनकी अगर बात करें तो उन्होंने कोई विशेष नीति नहीं अपनाई, उनकी कोई विशेष शिक्षा नीति नहीं थी और ना ही कोई विशेष उद्देश्य थे। प्रारंभ में उनका सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि भारतीयों को जो है इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि वो कंपनी के जो निम्न पद हैं उन पर काम करने के योग्य बन सकें और दुभाषियों का काम कर सके, यानी अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में ट्रांसलेटर अनुवादक का कार्य कर सकें। इसीलिए प्रारंभ में जो अंग्रेज थे, जितने भी वो गवर्नर जनरल आए थे और अधिकारी आए थे, उनके बारे में कोई विशेष प्रयास नहीं किए। सबसे पहला शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास दिखता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, जब उनके द्वारा 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई। इस मदरसे की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य मुस्लिम विधि कानून जो थे, शरीयत जो थे, उसके अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1791 में इसी तरीके से हिंदू रीति रिवाजों, हिंदू धर्म शास्त्रों में विदित जो हिंदू पारंपरिक विधि विधान है, नियम कानून हैं, उनके अध्ययन के लिए और हिंदुओं की सामाजिक और जो सामाजिक तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं और उनकी परंपराएं हैं, उनके संबंध में अध्ययन करने के लिए जोनाथन डंकन की अध्यक्षता में या कहें कि उनके नेतृत्व में बनारस में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसी तरीके से 1784 ईस्वी में सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राच्य भाषा और साहित्य का अध्ययन करना था। प्राच्य संस्कृति यानी भारतीय जो मूल संस्कृति थी उसका अध्ययन करना था। प्रारंभ में इनके द्वारा ये हिंदू महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय और मदरसों की स्थापना की गई, ना कि पश्चिमी या पाश्चात्य शिक्षा पद्धति वाली किसी स्कूल की स्थापना की गई। हालांकि जो ईसाई मिशनरीज थे उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया गया, स्पेशली कन्या शिक्षा जो थी उसके क्षेत्र में, और उनके द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया मिशनरीज के जो स्कूल होते थे उनके अंदर शिक्षा देने के लिए, और पश्चिमी कला साहित्य का ज्ञान जो है उन विद्यालयों में ईसाई मिशनरीज के में दिया जाता था। लेकिन इसके अतिरिक्त भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा और ज्ञान देने के विषय में प्रारंभिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जितने भी गवर्नर हुए और अधिकारी कर्मचारी हुए, उन्होंने कोई विशेष ध्यान इस ओर नहीं दिया। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीयों को विकसित नहीं करना है तो फिर उनके लिए मदरसों की और संस्कृत कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन अगर उनको वास्तविक रूप से विकसित बनाना है, आधुनिक काल के अनुकूल उनको शिक्षा प्रदान करनी है, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि अंग्रेजी भाषा में उन्हें शिक्षा दी जाए प्लस पाश्चात्य शिक्षा उन्हें प्रदान की जाए, यानी पाश्चात्य जो दर्शन है, पाश्चात्य विज्ञान है, उसकी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो कंपनी सरकार थी उसको पत्र भी लिखे थे कि भारत में जो है पाश्चात्य शिक्षा का प्रचलन किया जाना चाहिए। अंग्रेजी सरकार के द्वारा पहली बार 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया उसके अंदर 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया भारत में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए और विद्वानों को सहायता के लिए। लेकिन इस पर फिर आगे चल कर के विवाद हो गया कि किस प्रकार की शिक्षा में से 1 लाख रुपए को नियोजित किया जाए या निवेशित किया जाए, और इस पर कोई राय नहीं बन पाई और ये 1 लाख रुपए खर्च नहीं हो पाए।
अगर भारतीय लोगों की बात करें तो वो पाश्चात्य शिक्षा की तरफ आकर्षित हुए, स्पेशली मध्यम और उच्च वर्ग के तत्कालीन लोग। और इसके पीछे कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी यूरोपीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी, प्लस यहाँ पर अंग्रेजी शासकों का प्रशासन या अंग्रेजी शासकों का शासन शुरू हो गया था, तो प्रशासन में भी अंग्रेजी अधिकारी कर्मचारी हुआ करते थे, जिनके साथ निम्न पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया गया था। और कार्यकाज जो था सरकारी, वो अब अंग्रेजी भाषा में हो रहा था। तो इसके लिए ज़रूरी था कि वो व्यक्ति जो सरकार या प्रशासन के किसी निम्न पद पर भी पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करें, ताकि उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएं। तो आर्थिक कारणों से मुख्यतः भारतीय जो है वो पाश्चात्य शिक्षा की तरफ आकर्षित हुए। अब हम बात कर रहे थे कि भारतीयों को अगर पाश्चात्य शिक्षा प्रदान भी की जाए, जैसे 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, तो अब प्रश्न ये उठा कि किस भाषा में या किस माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए, अंग्रेजी भाषा में या भारतीय भाषाओं में। भारतीय भाषाओं में जो स्कूल खोले गए थे उनको वर्नैकुलर स्कूल कहते थे, यानी देशी भाषाओं में चलने वाले स्कूल। और इंग्लिश स्कूल खोले गए थे अभी तक मिशनरीज द्वारा। तो अब प्रश्न उठा कि ये 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए किस भाषा में, किस माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाए। तो जो पब्लिक वर्क्स कमेटी थी, लोक शिक्षा समिति जिसको कहेंगे, तो उस पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी थी, लोक शिक्षा समिति में 2 गुट बन गए। लोक शिक्षा समिति का कार्य यह था कि इस प्रश्न पर विचार किया जाए कि किस भाषा में और किस तरीके की शिक्षा भारतीयों को प्रदान की जाएगी। ये 2 गुट थे, आंग्ल गुट और प्राच्य गुट। आंग्ल दल वाले जो लोग थे उनका मानना था कि अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया जाना चाहिए, ताकि उनकी अपनी भाषा में वो पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार भारतीयों में कर सकें। वहीं प्राच्य विचारधारा के जो विद्वान थे मानने वाले, उनका मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी और अन्य भारतीय भाषाएं जो हैं उनके अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान जो है इन भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारतीयों को प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि उनके लिए उसे समझना ज़्यादा आसान होगा। इन विद्वानों में विल्सन और H.T. प्रिंसेप इत्यादि शामिल थे। ये प्रश्न जो है चलता रहा जब तक लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल बने बाद में 1833 के एक्ट के साथ में। तो उन्होंने मैकाले को नियुक्त किया इस समिति की जो सिफारिशें थी उन पर निर्णय लेने के लिए, और इस पर विचार करने के पश्चात लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के। तो लॉर्ड मैकाले ने मिनट्स घोषणा पत्र तैयार किया। 8 फरवरी 1835 को इन मैकाले मिनट्स का प्रकाशन हुआ, जिसके अंदर उन्होंने आंग्ल समर्थक जो गुट था उसका समर्थन किया और ये निश्चय किया कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही पाश्चात्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए भारतीयों को, जिसे बेंटिक ने जो स्वीकार कर लिया। और 7 मार्च 1835 को उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भी फंड्स शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे वो अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा प्रदान भारतीयों को की जाएगी। मैकाले के द्वारा अंग्रेजी भाषा के माध्यम और पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने के पीछे जो मुख्य कारण था, उनका विश्वास था कि अंग्रेजी सरकार के पास इतने रिसोर्सेज, इतने संसाधन नहीं हैं कि वो भारतीयों के इतने बड़े जो जनसंख्या है उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। तो उनका जो विश्वास था वो विप्रवेशन सिद्धांत में था। इनका मानना था कि जो भारतीय लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे वो इंटरप्रेटर्स की तरह कार्य करेंगे, दुभाषियों की तरह कार्य करेंगे, और जो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ पाश्चात्य साहित्य है ज्ञान और विज्ञान का, उसको वो लोग ट्रांसलेट, उसका अनुवाद कर देंगे भारतीय भाषाओं में, ताकि भारतीय जो अन्य लोग हैं जो पाश्चात्य शिक्षा से वंचित हैं उनको भी पाश्चात्य ज्ञान भारतीय भाषाओं में ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये इनकी विप्रवेशन सिद्धांत या इनफिल्ट्रेशन थ्योरी थी। इनका मानना था कि एक छोटे से गुट को जो है पाश्चात्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो अंग्रेजी प्रशासन में सहायता देने के लिए तैयार हो सके, और वो जो गुट है भारतीयों का पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त, वो इस पाश्चात्य ज्ञान को भारतीयों तक पहुंचाएगा अपने प्रयासों के द्वारा।
मैकाले का ये भी मानना था कि इनके द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा प्रदान की जा रही है भारतीयों का, तो ऐसे भारतीय तैयार हो जाएंगे जो रंग रूप में भारतीय होंगे, लेकिन उनकी सोच और उनकी वफादारी जो होगी वो अंग्रेजी सरकार या इंग्लैंड के प्रति होगी। तो इन्हें ब्राउन रंग के भारतीय कहा जाएगा, जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त और इंग्लैंड के प्रति अपनी लॉयल्टी वफादारी रखेंगे। इनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि प्रशासन में जो है भारतीयों को निम्न पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा और प्रशासन को आसानी से प्रशासित किया जा सकेगा भारतीय क्षेत्रों को उनकी मदद से। 1813 के चार्टर एक्ट में जो 1 लाख का प्रावधान किया गया, उसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था इंग्लैंड में, जिसकी स्थापना की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, तो उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। और इनके द्वारा जो घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं, तो वुड्स ऑफ डिस्पैच और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इस वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। ये 1854 में प्रकाशित हुआ या वुड्स के द्वारा तैयार किया गया। इसके अंदर कुछ प्रमुख सिफारिशें जो थी वो इस प्रकार थी। उन्होंने कहा कि उच्च जो शिक्षा है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तो वो उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही जो देशी भारतीय भाषाएं हैं उनको भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए ग्राम स्तर पर जो प्राथमिक पाठशालाएं होंगी, उन पाठशालाओं में मातृभाषा या जो देशी भाषा भारतीय भाषा है उसके अंदर शिक्षा प्रदान की जाए। फिर जिला स्तर पर एंग्लो वर्निकुलर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाएं, जिनके अंदर इंग्लिश और यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस दोनों को जो है दोनों का प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि सरकार जो है स्वयं शिक्षा का इतना भार नहीं उठा सकती, इतनी बड़ी जनसंख्या का, तो निजी जो स्कूल और कॉलेज हैं उनको खोलने के लिए निजी पूंजीपतियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही उनको ये भी आश्वासन दिया जाना चाहिए कि निजी क्षेत्र में खोले गए स्कूल कॉलेजों को सरकार भी जो है विभिन्न ग्रांट्स या अनुदान उनको समय समय पर प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त इन्होंने ये भी कहा कि लंदन जो यूनिवर्सिटी है, लंदन विश्वविद्यालय, उसके समकक्ष भारत में भी जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी यहाँ की, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में भी विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, जिनका काम होगा परीक्षाएं करवाना, कॉलेज की परीक्षाएं करवाना। इसके अतिरिक्त हर प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए, जिसके द्वारा उस क्षेत्र में शिक्षा का प्रबंधन किया जा सके। साथ ही स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसकी भी सिफारिश इस चार्ल्स वुड के द्वारा की गई। साथ ही जैसे इंग्लैंड में टीचर्स के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते थे, शिक्षकों की प्रशिक्षण संस्थाएं हुआ करती थी, उसी तरीके से भारत में भी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि उनकी जो क्वालिटी है टीचिंग की उसको भी बढ़ाया जा सके। इसके बाद में हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में। इसमें भारतीय सदस्य भी शामिल थे, इसका जो ये हंटर शिक्षा आयोग था इसके अंदर, और इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और उसके बाद भारत में 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद जो प्रगति हुई शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर अपनी रिपोर्ट प्रदान की। साथ ही इस हंटर आयोग को ये निर्देश दिए गए थे कि इसके द्वारा जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में जो है रिपोर्ट दी जाए, और इसका कार्य सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। हायर एजुकेशन जो थी, उच्च शिक्षा जो थी, वो इसके दायरे में, कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं की गई थी। तो समस्त भारत के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण अध्ययन की समीक्षा करने के पश्चात हंटर आयोग ने अपनी सिफारिशें दी, और जिसके अंदर प्रमुख सिफारिश जो थी उसके तहत उन्होंने कहा कि
स्कूल्स में, हायर स्कूल्स जो हैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, वहाँ 2 प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पहली जो है वो साहित्यिक शिक्षा, जो आगे पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी हैं उनको ये साहित्यिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि आगे वो यूनिवर्सिटीज़ की, विश्वविद्यालयों की जो परीक्षा होती है उसमें उपस्थित हो सकें और आगे अपना अध्ययन जारी कर सकें। दूसरा, व्यावसायिक शिक्षा, ऐसे विद्यार्थी जो और आगे, जिनको अब बेसिक ज्ञान हो चुका है, ये शिक्षा प्रदान की जा चुकी है मिडिल स्कूल तक, तो उसके बाद में उनके लिए जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण इन स्कूल्स में दिया जाना चाहिए, ताकि वो किसी न किसी काम धंधे को करने के योग्य बन सकें और अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने स्कूलिंग पीरियड में, स्कूलिंग टाइम में ही तैयार हो सकें। तो ये 2 प्रकार की शिक्षा उन्होंने हाई स्कूल के लिए सिफारिश की। दूसरा, उन्होंने सिफारिश की कि जो प्राथमिक स्कूल हैं उनके अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो स्थानीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, ताकि स्थानीय भाषाओं का भी विकास हो सके। इसके साथ ही निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि सरकार पर जो है वित्तीय भार शिक्षा का कम हो सके। ये सारी जो सिफारिशें थी वो हंटर शिक्षा आयोग में दी गई। हंटर शिक्षा आयोग के पश्चात जो नेक्स्ट अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रमुख कदम उठाया गया वो 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को ला करके भारत में जो वुड डिस्पैच के बाद में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी 1857 में, कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास में। तो उन विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा थी, उनका जो कार्य क्षेत्र था, उनमें जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उन विश्वविद्यालयों की, उनके संबंध में नियम बनाने और उन विद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए एक्ट लाया गया 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम करके। इसके अतिरिक्त और समय समय पर स्वतंत्रता से पूर्व तक विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र में आयोगों की स्थापना समय समय पर की जाती रही, जिन्होंने विभिन्न सिफारिशें दी और जिनको लागू करके शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाया जाता रहा। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।